नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि ईपीएस हायर पेंशन में क्या ईपीएफओ एरियर्स को रिफंड अमाउंट के साथ एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों ईपीएफओ का इस पॉइंट पर जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि भाई जब भी आपकी एलिजिबिलिटी फाइनल हो जाएगी तो आपको हायर पेंशन लेने के लिए एक डिमांड लेटर दिया जाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि भाई आपको कितना पैसा ईपीएफओ को वापस करना है, मतलब कि आपका रिफंड कॉर्पस कितना बनता है। जब आप वो पैसा गिवन टाइम लिमिट के अंदर ईपीएफओ को वापस कर देंगे, उसके बाद ईपीएफओ आपका एरियस कैलकुलेशन करेगा, आपका पेंशन कैलकुलेशन करेगा और उसके बाद ही दोस्तों आपको एरियस वापस किया जाएगा और आपकी मंथली हायर पेंशन भी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों सवाल ये बनता है कि ये सारे प्रोसेस के बीच में गैप हो जाता है, मतलब कि जब आपको रिफंड कॉर्पस मिलता है और रिफंड कॉर्पस आप रिफंड करने के बाद में तकरीबन 3 से 6 महीने का दोस्तों गैप यहां पर देखा जा रहा है जहां पर आपकी पेंशन स्टार्ट होती है और इन बिटवीन दोस्तों आपको उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता जो आपको एरियस के फॉर्म में मिलने वाला है। तो दोस्तों जब मैं ईपीएस हायर पेंशन के ऊपर कंटिन्यूस वीडियोस बना रहा था तो बहुत लोगों ने कमेंट पे ये बात लिखी थी कि भाई ईपीएफओ जो एरियस अमाउंट हमको मिलने वाला है उसको रिफंड अमाउंट के साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर लेता। अब दोस्तों ये सवाल बहुत जेन्युइन बन जाता है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की तकरीबन 50,000 की हायर पेंशन बनने वाली है तो दोस्तों उस आदमी को 30 साल के सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से कम 30 से 35 लाख रुपए एज अ रिफंड कॉर्पस ईपीएफओ को वापस करना पड़ेगा। और दोस्तों उसी आदमी का अगर आप एरियस देखेंगे तो कम से कम उसको 17 से 18 लाख रुपए का एरियस भी बन रहा होगा। अब दोस्तों जो आदमी रिटायर हो चुका है, समझ लीजिए 60 की एज में रिटायर हो चुका है और वो 65 की एज का आज है जब उसको डिमांड लेटर आ रहा है, तो दोस्तों ऑलरेडी उसको रिटायरमेंट के वक्त का जो पैसा मिला था वो उसने कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया या खर्च कर दिया, तो आज उसके पास में कुछ खास पैसा बचा नहीं है। अब दोस्तों जब उसको रिफंड अमाउंट का पैसा बनाना पड़ता है तो वो पैसे के लिए दोस्तों उसको एक्चुअली बैंक से लोन लेने की सिचुएशन आ सकती है और ऐसे मैंने कई केसेस देखे। अब दोस्तों जब वो आदमी उस बैंक से लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट भी सस्ते पे नहीं मिलता, क्योंकि जब आप वर्किंग पे होते हो तब इंटरेस्ट रेट आपको 9-10% का मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका वर्किंग लाइफ खत्म हो जाएगा आपका इनकम बैलेंस शीट में दिखना बंद हो जाएगा, आपके बैंक स्टेटमेंट में रेगुलर इनकम दिखना बंद हो जाएगा और दोस्तों वहां पर बैंक्स आपको हायर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आपने जनरली देखा होगा कि सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है और दोस्तों उसी का अगर रिवर्स साइड हम देखें कि जब सीनियर सिटीजन लोन लेने जाता है तो उनको इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि दोस्तों अब उनकी एक तो लाइफ की क्रेडिबिलिटी डाउट में आ जाती है कि भाई ये लोग कितना दिन जिंदा रहेंगे और उसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि उनका रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है तो क्या वो लोग पैसा वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसी के लिए दोस्तों उनका क्रिसिल का स्कोर भी कम, सिबिल का स्कोर भी कम हो जाता है और दोस्तों इसीलिए जब वो बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको एक्चुअली वो लोन महंगा पड़ता। तो दोस्तों समझिए किसी को 30 से 35 लाख का रिफंड लेटर आया हुआ है और उसने 30 लाख का लोन उठाया तो उसको बहुत ज्यादा रेट पर पड़ रहा है, लेकिन वहीं पर दोस्तों उसका एरियस बनने वाला है 17 से 18 लाख रुपए का। अब दोस्तों सोचिए एक सिनारियो जहां पर ईपीएफओ ने बोला कि भाई आपका रिफंड बनने वाला है 30 लाख का, मतलब आपको 30 लाख रुपए ईपीएफओ को रिफंड करना है और आपका जो एरियस बनने वाला है वो बनने वाला है 17 लाख का। तो एक काम कीजिए, आप 30 लाख में से इस 17 को निकाल दीजिए, बाकी 13 का आप जुगाड़ कीजिए और वो हमको डिमांड लेटर के थ्रू वापस कर दीजिए। तो दोस्तों आपको यहां पर कितनी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि जो पहले आप 30 लाख का लोन लेने वाले थे और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट लगने वाला था अब वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप अगर फिर भी 13 लाख रुपए का आप लोन लेना चाहे तो आपको सिर्फ 13 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और दोस्तों यहां पर सीनियर सिटीजन्स को बहुत हेल्प हो सकती है। और दोस्तों हो सकता है कि 10 से 12 लाख का जुगाड़ तो उनके पास बाय डिफॉल्ट ही होता होगा, क्योंकि पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहता है, कोई डेट म्यूचुअल फंड्स में रहता है तो वहां से कैश कर लिया जाए। 30 लाख रुपए जमाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 12 से 13 लाख रुपए ऐसे व्यक्ति के लिए जमाना आसान हो सकता है और अगर उसको इंटरेस्ट लेना भी पड़े तो वो इंटरेस्ट के तौर पर दोस्तों उसको भर सकता है, क्योंकि उसको अमाउंट कम पड़ रहा है, उसको इंटरेस्ट का अमाउंट कम पड़ रहा है। और दोस्तों ये बात मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जो एरियस मिलने वाला है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। ये ईपीएफओ का स्टैंड एकदम क्लियर है, कोर्ट में चैलेंजेबल है, लेकिन कब रिजल्ट आएगा और कब उसका इंप्लीमेंटेशन होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए अगर एरियस में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और रिफंड का पैसा ईपीएफओ को वापस करने के बाद भी 6-6 महीने तक अगर पेंशन स्टार्ट नहीं हो रही, एरियस वापस नहीं आ रहा, तो दोस्तों ईपीएफओ एक ह्यूमन अप्रोच को लेकर ये छोटा सा स्टेप कर सकता है कि भाई जब भी आप रिफंड लेटर किसी एम्प्लॉय को दो तो उसमें उसका एरियस कट कर दो और एरियस कट करने के बाद जो पैसा बनता है वो उससे ले लो। तो दोस्तों वहां पर सीनियर सिटीजन्स को बहुत हेल्प होगी। लेकिन अगर ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईपीएफओ का रीजन यहां पर यह बन सकता है कि भाई आपको जो डिमांड लेटर आ रहा है वो 3 महीने के स्लॉट में हम लोग देते हैं, मतलब कि अगर आपको आज डिमांड लेटर आता है तो भाई नवंबर के एंड तक आपको इतना पैसा भरना है, आपको दिसंबर के एंड तक इतना पैसा भरना है, जनवरी के एंड में इतना पैसा भरना है और ये तीनों महीने का जो अमाउंट होगा दोस्तों पैसा भरने का अलग अलग होगा, क्योंकि हर महीने का इंटरेस्ट उसके ऊपर ऐड किया जाएगा।
लेकिन दोस्तों मेरा लॉजिक ये है कि भाई अगर ईपीएफओ ये कहता है कि हर महीने का पैसा अलग अलग होगा और उसमें से एरियस कितना कटेगा, क्योंकि एरियस भी तो बढ़ते जाएगा, जितने महीने जाएंगे उतने हिसाब से एरियस भी बढ़ते जाएगा, तो ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा कि भाई एरियस बढ़ रहा है, आपका डिमांड लेटर बढ़ रहा है, तो भाई अब कितना आपका ये डिफरेंस बनेगा, कितना डिफरेंस डायनामिक होगा, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो ईपीएफओ के पास पूरा डेटा है। ईपीएफओ को ये भी पता है कि आपके हायर पेंशन बनने कितने वाली है, क्योंकि उनके पास आपका सर्विस डेटा है, आपकी पेंशनेबल सैलरी का डेटा है। तो ये फिगर एग्जैक्ट निकालना भी बहुत आसान है कि हर महीने एरियस कितना बढ़ेगा और हर महीने डिमांड लेटर कितना बढ़ेगा। लेकिन चलिए ईपीएफओ को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है कि भाई ऐसा पकड़ते हैं कि इनको नहीं पता कि एरियस कितना बढ़ने वाला, सिर्फ ईपीएफओ को सिर्फ ये पता है कि उनको जो पैसा मिलने वाला है वो कितना बढ़ने वाला है हर महीने। तो दोस्तों यहां पर भी जिस महीने में डिमांड लेटर आता है, समझ लीजिए नवंबर के महीने में डिमांड लेटर आता है और मुझे 3 महीने का समय मिलता है पैसा वापस भरने के लिए, तो भाई आज तक का जो एरियस मिलता है वो तो एडजस्ट कर लो, वो तो बिल्कुल आपके हाथ में कि भाई कितना एरियस बनने वाला है और कितना माइनस होने वाला है ना। तो उसके हिसाब से भी दोस्तों काम किया जा सकता है, और जो भी एडिशनल होगा वो बाद में जब मेरी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, वो जो एडिशनल एरियस मुझे मिलने वाला महीने का, आप मुझे फर्स्ट महीने की पेंशन के साथ एरियस दे दीजिएगा, तो बराबर काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर जो ईपीएफओ का अप्रोच अभी तक चल रहा है वो ये है कि भाई पहले आप पैसा भरो, उसके बाद आप एरियस देंगे। मतलब पहले तो आपको दिक्कत होगी, पहले आपको पैसा जमाने के लिए दिक्कत करवाई जाएगी और उसके बाद ही 3 से 6 महीने के बाद आपको एरियस दिया जाएगा, जब आपके आंसू बहुत बुरी तरह से निकल चुके होंगे। तो दोस्तों ये अप्रोच बहुत ह्यूमन नहीं लगता, इसके ऊपर बहुत आसानी से काम किया जा सकता है, क्योंकि मैं एज अ स्मॉल इंडिविजुअल इफ आई कैन थिंक ऑन इट, तो ईपीएफओ तो एक सरकारी बॉडी है और सरकारी बॉडी का तो काम ही होता है कि लोगों का वेलफेयर देखना, और इस चीज से अगर लोगों का वेलफेयर होता है, सीनियर सिटीजन की तकलीफ कम होती है, तो इस इश्यू को इंप्लीमेंट करने की में दिक्कत क्या आ रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और दोस्तों कैसा है, पहले ही 2 साल का डिले हो चुका है, 2 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आते हुए, ईपीएफओ ने अभी तक 80% से ऊपर एप्लीकेशंस को प्रोसेस तक नहीं किया। बहुत सारे रूल्स बताए जा रहे हैं कि भाई आपका अगर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है तो ये ट्रस्ट के रूल्स नहीं होते, वो ट्रस्ट के रूल्स नहीं होते, इसलिए किसी ना किसी तरीके से हायर पेंशन को अवॉइड किया जा रहा है या डिले किया जा रहा है या कहीं ना कहीं खारिज कर दिया जा रहा है कि भाई आपको ये फलाना फलाना रूल के थ्रू आपको दिया ही नहीं जाएगा हायर पेंशन। और ये जो दूसरी चीज चल रही है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस की कि भाई पहले आप पूरा पैसा भरो और उसके बाद ही आपको एरियस दिया जाएगा। दोस्तों ये भी एक तरीका है लोगों को डिटर करने का, कि भाई लोगों को परेशान करने का कि भाई आप अब आगे मत आओ, क्योंकि आपके पास तो 30 लाख रुपए नहीं है और आपको बैंक से 30 लाख रुपए का लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी जब दिक्कतें बढ़ जाएंगी तो हो सकता है कि आप डिमांड लेटर को रिस्पॉन्ड ही ना करो, आप पैसे भरो ही ना और आपको हायर पेंशन बने ही ना। दोस्तों मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहां पर मैंने बहुत क्लियरली बताया कि कोई व्यक्ति अगर हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करता और उसको अगर हायर पेंशन मिल जाती है और वो बंदा किसी भी तौर से 65 टू 67 ईयर्स तक रह जाता है, तो वो नेट प्रॉफिट में आ जाता है और 67 ईयर्स के बाद में एक्चुअली ईपीएफओ को वहां पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब बहुत लोगों ने इस बात को कंटेस्ट किया, लेकिन दोस्तों मैंने जो वीडियोस बनाए वो बहुत बिल्कुल डेटा के साथ बनाए हुए हैं और मैं पुख्ता तौर पर बता रहा हूं कि जिस दिन से आपकी हायर पेंशन शुरू हो जाएगी, वहां से अगर दोस्तों आप 67 ईयर्स तक आपकी जिंदगी में अगर जिंदा रह जाते हो तो आप नेट प्रॉफिट में आ जाते हो। और ये बात दोस्तों ईपीएफओ को भी पता है और इसीलिए ईपीएफओ एक तरह से इनडायरेक्ट तौर से अगर देखा जाए तो लोगों को इस मोड में ला दे रही है कि भाई वो रिफंड का पैसा ही ना भरे, और अगर रिफंड का पैसा ही नहीं भरेंगे तो हायर पेंशन की बात ही नहीं आएगी, और हायर पेंशन की बात ही नहीं आएगी तो ना ईपीएफओ को ना किसी और को कहीं ना कहीं यहां पर लॉस होगा। तो दोस्तों ये डिले टैक्टिक्स हो सकती है, ये किसी को हैंड ट्विस्टिंग की टैक्टिक हो सकती है कि भाई किसी भी तरह से उस बंदे के लिए सिचुएशंस ऐसे क्रिएट किए जाए कि भाई वो पैसा भर ही ना पाए। अब दोस्तों एक गवर्नमेंट बॉडी जहां पर भी इन्वॉल्व हो जाती है वो एक वेलफेयर ओरिएंटेशन से इन्वॉल्व होती है कि भाई आपको लोगों का वेलफेयर सोचना है। और जो मुद्दा मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई आप बहुत इजीली एरियस को डिमांड लेटर के साथ ऑफसेट कर सकते हो, उस पर बहुत रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं, छोटी सी एक्सेल शीट में कैलकुलेशंस करने की जरूरत है और बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन इससे दोस्तों जो सीनियर सिटीजन की जिंदगी में जो सुविधा हो जाएगी, उनको जो यहां पर आसानी हो जाएगी पैसा अरेंज करने के लिए, वो बहुत होगी। तो इसके ऊपर दोस्तों ईपीएफओ को काम करने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को इतना वायरल करेंगे कि भाई वो ईपीएफओ के ऑफिशियल्स तक पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे मुद्दे जब उनके कान पर पड़ेंगे, उनको लगेगा कि लोग इस बारे में सोच रहे हैं, उनको लगेगा कि लोग इस बारे में जागरूक है और कोई ना कोई इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जरूर जाएगा। तो दोस्तों ईपीएफओ भी प्रोएक्टिवली इसके ऊपर एक्शन जरूर उठाएगा, क्योंकि दोस्तों पेंशन हमारा हक है,
सुप्रीम कोर्ट ने इस हक को माना है कि अगर आप हायर पेंशन लेना चाहते हो, अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके हायर पेंशन लेना चाहते हो, तो वो आपका हक बनता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की इज्जत करना हम सबका काम है, इंक्लूडिंग द ईपीएफओ ऑफिशियल्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा ये मुद्दा आपको पसंद आया होगा और इस मुद्दे की इस वीडियो को दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि किसी तो ईपीएफओ ऑफिशियल के पास ये मुद्दा पहुंचेगा और उससे दोस्तों अगर ये एडजस्टमेंट वाली बात हो जाती है, मतलब रिफंड के साथ अगर एरियस एडजस्ट हो जाता है, तो दोस्तों सबको यहां पर फायदा होने वाला है। और सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको होने वाला? उन लोगों को जिनको जिंदगी के इस स्टेज पर, जब वो सीनियर सिटीजन है, जब वो 60-65 की एज में, उनको इस हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है। उस मौके पर अगर उनको हेल्प हो जाती है तो दोस्तों उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये बात पटी होगी, और अगर आपको ये बात पटी है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि इस चीज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि भाई ऐसे क्या स्टेप्स हमने लेने चाहिए कि भाई जिससे सरकार हमारी बात सुने, जिससे ईपीएफओ हमारी बात सुने और हमको यहां पर हेल्प करें। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया तो वो भी दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मैंने कुछ चीज गलत कह दी होंगी तो दोस्तों वो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पॉइंट कीजिएगा, क्योंकि गलत बताई हुई चीज जब आप पॉइंट करते हैं तो अगले वीडियो में दोस्तों ऐसी गलतियां मैं अवॉइड करता हूं जिससे हम सबको फायदा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएशन जरूर किया होगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड किया तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि ये आवाज दूर तक पहुंचे, जिससे एक्चुअली ग्राउंड पे हमको कोई एक्शन दिखे और इससे हमको फ्रूटफुल फायदा भी हो। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद। रुकिए, वीडियो खत्म हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे और करना चाहता हूं। दोस्तों वैल्यू एडिशन में मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाता हूं जो सीनियर सिटीजन्स की हेल्प के लिए बनता है। दोस्तों उनके लिए हायर पेंशन की क्लैरिटी देने की मैं कोशिश करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी फाइनेंशियल टिप्स उनको दो कि जिससे वो सही इन्वेस्टमेंट कर सके और रिटायरमेंट के बाद भी बहुत बढ़िया तरह से रिटर्न्स कमा सके, इन्फ्लेशन को बीट कर सके, महंगाई को बीट कर सके, और अगर वो लंबी उम्र तक जिंदा रहता है तो उनकी लंबी उम्र में उनको फाइनेंशियल दिक्कतें ना आए। दोस्तों इतना अच्छा कंटेंट बनाने के बाद लोग इस वीडियो को देखते जरूर है। मेरे चैनल पे हर वीडियो को अच्छी खासी व्यूअरशिप आती है, लेकिन मैंने एक बात देखी है, लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन उस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों अगर आपने वैल्यू एडिशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं ऐसे वीडियोस लाता हूं जो रियली आपकी जिंदगी में बहुत फर्क डाल सकते हैं, बहुत बेहतरीन आपकी जिंदगी को कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कीजिएगा।